आज हम देखेंगे कबाड़ियों की गौरव गाथा। चैप्टर 9 कबाड़ियों की गौरव गाथा। तो कबाड़ियों की गौरव गाथा के माध्यम से लेखक ने हास्य व्यंग करके समाज के उन व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है जो खतरनाक वस्तुओं का व्यापार करते हैं। कबाड़ी के लिए नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि कबाड़ को माध्यम बना करके ये व्यक्ति ऐसे वस्तुओं का व्यापार कर माल कमाते हैं। लेखन हास्य व्यंग लेखन की एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से लेखक किसी भी सामाजिक व अन्य बुराई पर अपनी शब्दावली के माध्यम से कटाक्ष करता है, अर्थात उसकी निंदा करता है या उसकी हंसी उड़ाता है। शब्दावली प्रस्तुत व्यंग में लेखक ने कबाड़ के उन व्यापारियों को निशाना बनाया है जो कबाड़ के माध्यम से खतरनाक वस्तुओं का व्यापार कर माल कमाते हैं। देश के कोने कोने में कबाड़ में दबे मिले युद्धास्त्रों की ऐसी ऐतिहासिक घटना से कबाड़ियों के लिए नई दुनिया का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब होता है जन्म हुआ। ऐसी परिस्थिति के मद्देनजर मतलब को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए बेचारे हाथ से ठेला छका कर दिन भर यहाँ वहाँ भटकने वाले आम कबाड़ियों के दिन फिरने और जीवन सम्मानजनक होने की संभावनाएं प्रबल हुई। इसलिए कि जब बड़े कबाड़ी के व्यापार हुए और बड़ा कबाड़ियों की शॉप्स खुली, दुकान खुली, तो इससे ठेले वालों को तो एक जगह अगर देखा जाए जो छोटे मोटे कबाड़ चुन करके बेचते थे, अब उनके लिए सम्मानजनक स्थिति अर्थात उनको व्यापार मिलने की, उनको कुछ न कुछ उद्योग धंधे मिलने की संभावनाएं प्रबल हुई, मजबूत हुई। वे उन कबाड़ियों के कौशल से सीख लेकर ज़रूर कल के महान कबाड़ी बनने की दिशा में कदम उठाएंगे। इसलिए कि जो देखेंगे वही आगे करेंगे। तो ऐसा करते करते हमारा देश कहाँ जाएगा? विनाश के कगार पे जाएगा। जिन्होंने तमाम सुरक्षा चौकसी की सफलता पूर्वक बखिया उधेड़ते हुए कबाड़े में युद्धास्त्रों की आमद का रास्ता प्रशस्त किया। मतलब इतनी सुरक्षा होते हुए भी इन कबाड़ियों ने अपनी सफलतापूर्वक इनकी बखिया उधेड़ डाली। मतलब ये चौकसी, जो पुलिस चौकसी है, उसकी बखिया उधेड़ दी और कबाड़ में छुपा करके यहाँ से वहाँ सामान भेजने लगे, जो कि अवैधानिक चीज़ें हैं, जो अवैध है उसको यहाँ से वहाँ भेजने लगे और ना बूंद बूंद से घड़ा भरने की चिर प्रतीक्षा करने की ये नहीं सोचा कि बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा भेजें, बल्कि एक बार भी गंगा में नहाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं। देश विदेश में हथियारों, गोला बारूद, कबाड़ के जरिए तरक्की। वाह, इससे मौलिक और अनोखा आइडिया दूसरा हो ही नहीं सकता। मतलब कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से हथियार और गोला बारूद का धंधा किया गया, का बिजनेस को ऊंचाई दी गई, तो मौलिक तरक्की का कोई और जरिया हो ही नहीं सकता। कबाड़ का कबाड़ और हथियार के हथियार, मतलब कबाड़ तो गया लेकिन हथियार है। उधर कबाड़ बेचकर पैसे बनाओ, इधर हथियार बेचकर बनाओ। तो वैसे भी आजकल देश में हथियारों की खरीदार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के लिए लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं अपने आप उसको निपटा लेंगे। ख्वामखा कानून व्यवस्था को जहमत देना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कानून व्यवस्था को क्या बताना, अपने आप। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंसा प्रदत्त रूप में बढ़ती जा रही है। अपना हिसाब आप ही निपटा कर बड़े पैमाने पर सामाजिक कर्तव्य निभा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मानो ये सामाजिक कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं? हिंसा को बढ़ावा देते हैं। देश भर में इन छत्रियों की आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए महीने 2 महीने में 2-4 मोटे मोटे कंसाइनमेंट देश के बाहर से लदवाओ और यहाँ लाकर उन शूरवीर तक पहुँचा दो। जिसे कबाड़ चाहिए कबाड़ ले जाए, जिसे रॉकेट लॉन्चर, हथगोले वगैरह चाहिए वो खुशी खुशी अपने पसंद के हथियार ले जाए। तो इस तरह से ये व्यापार करते हैं, कबाड़ के साथ व्यापार करते हैं दोनों चीज़। बुद्धिमान कबाड़ियों की इस क्रांतिकारी पहल से कबाड़ के धंधे में नई व्यापार प्रणाली का आना सुनिश्चित है। लेखक कहना चाहता है कि जैसे कबाड़कारियों ने इस क्रांतिकारी पहल को दिखाया है, तो इससे एक नया व्यापार प्रणाली तो आ ही जाएगी। इसलिए कि कबाड़ व्यापार प्रणाली एक नई व्यापार प्रणाली हो जाएगी, जो कि अभी कबाड़ छोटे उसमें है, लेकिन ये व्यापार प्रणाली हो जाएगी और कबाड़ियों में सफल व्यापारिक घरानों की कुशाग्र बुद्धि और दूरदृष्टि को जन्म देगी। अब क्या होगा कि इससे एक कबाड़ी
अपनी कुशाग्र बुद्धि दूसरे को देगा और वे महंगा सूट पहनकर देश के बड़े उद्यमियों में शामिल होने की होड़ में हिस्सा ले सकेंगे। इससे ऐसा होगा कि ये देश के बड़े उद्यमियों में शामिल होने में और उनमें भी बाजार को समझने की समझदारी का जन्म होगा। वे धंधे की बारीकियां सीखेंगे। ये नहीं बता रहे हैं कि कबाड़ करना अच्छा है, ये इस तरह से व्यंग कर रहे हैं कि ये समाज को क्या दे रहे हैं, ये समाज को अवनति की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन इनको लगता है कि समाज इससे धनाढ्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समाज में बुराइयां पनपेगी। तो जैसे जहाँ कबाड़ हाथ में डालने से कबाड़ के साथ दूसरी कीमती सामान बटोरा जा सकता है, उसी तरह सौभाग्यशालियों ने राकेट, बम वगैरह बटोरे। बतौर उदाहरण, शराब की खाली बोतल के साथ भरे हुए पौवे, आधियों की दवा, खाली शीशियों के साथ कीमती टॉनिक। मतलब जो चीज़ के साथ एक लिमिटेशंस होती हैं, उसको भी ये कबाड़ के साथ कि नहीं साहब, ये तो क्या है, ये दवाएं बची हुई हैं। इस तरह से ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो नशीली दवाओं का सेवन करा देते हैं। और टीवी, फ्रिज, खाली कार्टून के साथ साबुत टीवी, फ्रिज आदि बेच देते हैं, कहीं चोरी करते हैं और इस तरह बेच देते हैं। किताबों की रद्दी के साथ ताज़ा छपा हुआ साहित्य बेच देते हैं, कहीं से साहित्य पुरस्कार चुराया और बेच दिया। कबाड़ी और पुस्तक का चोली दामन का साथ रहता है। कबाड़ी और पुस्तक का चोली दामन का, इसलिए कि कबाड़ी में देखा जाए तो ज़्यादातर पुरानी बुक्स ही बिकती है, तो इसलिए चोली दामन का साथ। यदि इस व्यापार प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के जरिए कबाड़ी को प्रकाशक के गोदाम में सीधे पुरानी पुस्तकों की रद्दी के साथ पुरस्कृत पुस्तक का ताज़ा संस्करण तोल के भाव मिल जाए तो क्या कहने। मतलब ये उसे पहले ही बेच देंगे, संस्करण के पहले ही ये बेच देंगे और उससे ज़्यादा कमा लेंगे। पुरस्कार प्राप्त पुस्तक के पुरस्कृत होने के कुछ दिन बाद तक अच्छा मार्केट रहता है। जब पुरस्कृत होती है अच्छा, तो ये उसके पहले कर देंगे। ड्राइंग रूम में आने वाले लोगों का पर अच्छा बुकर, ज्ञानपीठ या अन्य पुरस्कार या कोई पुरस्कार के बाद ड्राइंग रूम किताबों की सजावट पसंद करने वाले पागलों की तरह उस पुस्तक को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, इसको भी समाप्त कर देंगे। तो यह सब कुशल एवं उन्नत प्रबंधन के विषय हैं। कुशल और उन्नत प्रबंधन के विषय हैं। कबाड़ियों को सबसे पहले यह सीखना पड़ेगा कि एक अच्छा मैनेजमेंट स्कूल अच्छी फीस लेकर सिखाता है। जैसे उन अड्डों की तलाश कैसे की जाए जिसमें प्रबंधन की भाषा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट कहते हैं, यानी पहले ऐसे अड्डों को चिन्हित करना जहां कबाड़ के अलावा कुछ भी लाभदायक हो। फिर उन अधिकारियों को ढूंढना एवं साम दाम दंड भेद अपना कर उन तक पहुंचना। साम दाम दंड भेद मतलब किसी तरह के हथकंडे को अपना कर उन तक पहुंचना जो कबाड़ बेचने के लिए अधिकृत हो। उसमें टर्म एंड कंडीशन, कमीशन इत्यादि के संबंध में गुप्त चर्चाओं का दौर चलाना। मतलब ये आज के कबाड़ी ये सब काम करते हैं। तो इस तरह से वैध अवैध सब कुछ जांच परख लेते हैं और भविष्य में जांच इत्यादि के झमेले से बचने के लिए जो कुछ भी अवैध है वह वैधानिक तरह से संपन्न हो जाता है। इसलिए कि इस तरह ये काम करते हैं कि अवैध चीज़ें भी बड़े लोगों से मिल लेते हैं। ये अपने राजनीतिज्ञों से या देश के धनाढ्य लोगों से या सरकारी कर्मचारियों से मिल करके इस काम को करते हैं, जिससे अवैध भी अवैध हो जाता है और अवैध भी वैध हो जाता है। इस तरह बाद में इनके लफड़े नहीं होते हैं। तो मैं देश में बड़े बड़े शिक्षा माफियों का ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगा। तो लेखक कहते हैं कि मैं शिक्षा माफियों का ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षाविद तो अब तो बचे ही नहीं हैं। शिक्षाविद मतलब जो शिक्षा को ज्ञान के रूप में देखते हैं वे नहीं बेचे, अब तो शिक्षा बेचने वाले मिलते हैं। तो इसलिए मैं शिक्षा माफिया कहूँगा जो कि मेरी इस महत्वपूर्ण सलाह पर ध्यान दे। तो इस तरह से 100% रोजगारोन्मुखी होने की गारंटी दी जा सकती है, अन्यथा नहीं दी जा सकती। अगर शिक्षा शास्त्री इसमें ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाएं और ऐसी बुरी अवनतियों को रोक दें, बुरी शिक्षाओं से रोक दें, तभी हमारा देश सुसंगठित बन सकता है। धन्यवाद।